अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना यानी कि लोहे पर कैसे जंग लगता है उस प्रक्रिया को जाना जाएगा या पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। हालांकि चित्र हमने पिछले बना दिया था, लेकिन समझाने के लिए फिर से हमें बनाना पड़ेगा। और समझ लो चित्र एक आसान है, कई बार पेपर में आया हुआ है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक लोहे का टुकड़ा है जिसको जूम किया गया बड़ा सा, और इस पर एक जल की ये बूंद आकर इकट्ठी हुई पड़ी है। जल की बूंद है, एकदम सिंपल सा चित्र है, एकदम याद, अगर चित्र याद रहेगा तो सारी बातें याद हो जाती। केमिस्ट्री का सबसे एक आसान रूल हमने बार बार बताया है, चित्र याद करने पर फोकस करो। ये जल की बूंद एकत्रित हुई, यह Fe लोहा है। जैसे ही जल की बूंद एकत्रित होगी, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और CO2 या सल्फर डाइऑक्साइड इसमें घुलेगा। घुलने के बाद यानी कि जल के साथ H2O के साथ क्या घुल गया, CO2, तो क्या बना लेगा, H2CO3 अम्ल बना लेता है, कार्बोनिक अम्ल। जो दुर्बल है ये टूट जाता है, HCO3 टूटता है, H2CO3 टूट जाता है H पर प्लस, प्लस HCO3 पर माइनस में। तो हमने बोला कि यह जो है जल जैसे घुलता है तो अम्ल बनाएगा, अम्ल बनाएगा तो इस जल की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब जल की क्रियाशीलता बढ़ती है तो इसमें जो मुख्य धातु है, जो इसमें मुख्य धातु है लोहा, यह किसका कार्य करने लगती है, एनोड का कार्य। एक तरीके से पूरा हम ऐसे कहेंगे कि इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, जिसमें मुख्य धातु एनोड का कार्य करती है। एनोड का कार्य करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रही होगी, त्यागेगी। तो दो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, 2 प्लस आयन बनाती है, फेरस आयन। अब इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को यह जो जल की बूंद पर एकत्रित है, यह क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। यानी H2O 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, और क्या बन जाता है, हाइड्रोक्सी आयन। बैलेंस करने के लिए 2 और 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन यहां पर। ठीक है ना, मामला समझ में आया। तो यहां पर जैसे हाइड्रोजन गैस बनता है और यहां पे बनता है हाइड्रोक्सी आयन, उसके बाद जंग की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है जंग लगना। ये है जंग, यहां पे साइड साइड हमने बना दी कि जंग लग रहा है। लोहे का जंग का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O। X क्या है, जल के कणों की संख्या निश्चित नहीं होती है। Fe2O3 इंटू XH2O, ये पूरा है डायग्राम हमारा लोहे के जंग के बनने का चित्र। अब प्रक्रिया हो कैसे रही है, या क्या किसे कहेंगे हम, कैसे डिफाइन करते हैं हम, एकदम आसान है, सुनो। कहेंगे लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की एनोडीकरण क्रिया है। कैसी क्रिया है, एक बात को ध्यान रखना, बहुविकल्पी में भी सवाल आया हुआ है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, कैथोडीकरण, एनोडीकरण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या फिर कोई और विकल्प दे सकता है। तो जानते रहना कि लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, एनोडीकरण की एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि जो मुख्य धातु है, मुख्य धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, या फिर 2 प्लस प्लस 2 पर माइनस। कौन सी विक्रिया हो रही है लल्ला, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया किस प्लेट पर होती है, एनोड प्लेट पर, एनोड पर क्रिया हो रही है। ठीक है, अब इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो वह क्रिया कौन सी हो जाती है, अपचयन। और अपचयन की क्रिया किस प्लेट पर होती है, कैथोड। ग्रहण कौन कर रहा है, H2O, और H2O ग्रहण करके 2E पे माइनस ग्रहण करके बना रहा है H2 और प्लस 2OH पर माइनस। यह क्रिया हो रही है अपचयन की। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, स्टोरी एकदम पूरा मौखिक है, याद हो जाएगी। कहेंगे कि लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की एनोडीकरण क्रिया है, जिसमें मुख्य धातु यानी लोहा, आयरन, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ऑक्सीकरण की क्रिया देता है, यानी एनोड प्लेट की क्रिया देता है।
और फेरस आयन बनाता है। आयरन के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जल ग्रहण कर लेता है। ग्रहण कौन करता है? जल। जल ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्सी आयन बनाता है। हो गया। अब यहीं से स्टोरी शुरू होगी। हमने बताया था उस दिन भी कि जब तक हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा तब तक संचालन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं। यानी हाइड्रोजन बनेगा तो हाइड्रोक्सी भी बन जाएगा। हाइड्रोजन का बनते क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी। और जैसे हाइड्रोक्सी बना, ये भैया एक बात समझना, प्लस माइनस आपस में चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? अगर जोड़ोगे तो ये प्लस और ये माइनस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बाकी चीजें तो जुड़ेंगी ना। तो जुड़ेंगी तो यानी Fe संयोग करता है किससे? Fe/2 प्लस संयोग करता है 2OH पर माइनस से। अब संयोग करके क्या बनाता है लल्ला? यह संयोग करके बनाता है FeOH का होल का ट्वाइस, जिसको कहते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड। जैसे ही यह फेरस हाइड्रोक्साइड बनने का आशय है कि जंग की प्रक्रिया क्या हो चुकी है? प्रारंभ हो चुकी है। जैसे आगे लोहा तुम खरीद कर लाए, देखते होगे लोहा हम लेकर आते हैं तो पूरा ब्लैक एथलेटिक कलर का हमको दिखाई देता है। एक दो दिनों तक नमी में रखो, हल्की हल्की ब्राउन कलर की उस पर बादाम, जो आमंड आयल, आमंड का जो बादाम आता है उसी कलर का बादामी रंग का पूरा उसके ऊपर कवर चढ़ने लगता है। धीरे धीरे बादाम रंग का होने लगता है, ब्राउन कलर का होने लगता है। हाथों से ऐसे रखोगे तो वह जो कलर है उसका जंग का, वो हमारे हाथों पर चिपकने लगता है। वह जंग वास्तव में वह जंग नहीं है, वह जंग की शुरुआत है, जिसका फार्मूला क्या है? फेरस हाइड्रोक्साइड। अगर अब उसे बचाने का प्रयास किया जाए, तेल लगा दिया जाए, उसको रगड़ के पेंट कर दिया जाए तो बच जाएगा, अभी भी बचाया जा सकता है। लेकिन अगर उसको हम अनदेखा करके छोड़ देते हैं, किसको छोड़ देते हैं? उस ब्राउन कलर को, यानी FeOH के होल के ट्वाइस को छोड़ देंगे, फेरस हाइड्रोक्साइड को, तो यह किसकी उपस्थिति में रहेगा? ऑक्सीजन और जल की ना। ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में ही रहेगा एटमॉस्फेयर में। तो यह आपस में ही अपने आप स्वतः संयोग करेगा और संयोग करके बना लेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगर यह फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया, जब फेरिक हाइड्रोक्साइड जैसे ही बन गया तो समझ लो कि अब उस लोहे को बचा पाना मुश्किल है। आगे ब्रेंच खाली तो है, उस लोहे को बचा पाना मुश्किल है। अब वह लोहा पूरा मोटे मोटे कलर का जंग पकड़ेगा। अब ये बैलेंस कर देते हैं पहले, 2 4 4 दूना के 8 8 2 10, 4 दूना के 8 8 4 12, 4 तिहाई 12, ऑक्सीजन 4 दूना के 8 8 2 10 10 2 12, 4 तिहाई 12, तब बैलेंस हो गया। अब यह जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, FeOH का होल का जो थाइस है, यह स्वतः अपने आप ही जंग में बदल जाएगा और बदल कर क्या बना लेगा? Fe2O3 इंटू XH2O। यही है हमारा लोहे का जंग। यानी कि बचाया कब तक जा सकता है? जब तक लोहे के ऊपर क्या लगा है? फेरस हाइड्रोक्साइड। यानी अभी हल्के हल्के ब्राउन कलर का उस पर कवर अभी आ रहा है, तो उसको हम बचा सकते हैं। जैसे ही वह फेरस हाइड्रोक्साइड संयोग करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लिया, अब इसका मतलब कि अब उसको बचा पाना नामुमकिन है, मुश्किल है, और तुरंत वह अपने आप किसी भी समय जंग में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। जंग का परिवर्तित तो मतलब उस लोहे को आराम से नाखून से नहीं ऐसे तोड़ सकते हो। एक हथौड़ा मारोगे, वह जैसे धूल या पत्थर टूट कर निकलता है ना, वैसे वह लोहा का चूर्ण निकलने लगेगा। यह अपने आप स्वतः बदल जाता है जंग के फॉर्मूले में, फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ? तो यह पूरी प्रक्रिया या रिएक्शन यहां से यहां तक होगी। चलो सुन लेते हैं, समझाएंगे, फिर समझा देते हैं। परिभाषा पहले सुन लो। कहेंगे क्या? लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की कौन सी क्रिया भैया? एनोडीकरण की क्रिया। ठीक है। इस क्रिया में लोहा यानी आयरन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर फेरस आयन बनाता है। कौन सा आयन है? फेरस आयन बनाता है। लोहे के द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन को जल ग्रहण करके हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सी आयन बनाता है, हाइड्रोजन गैस तथा हाइड्रोक्सी आयन बनाता है। इसके उपरांत फेरस आयन और हाइड्रोक्सी आयन संयोग करके बादाम के रंग का, बादाम के रंग अर्थात भूरे रंग का
फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है जो वायु तथा जल की उपस्थिति में आने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और फेरिक हाइड्रोक्साइड स्वतः स्वतः यानी अपने आप खुद ही स्वतः किसमें परिवर्तित हो जाता, कुछ समय बाद जंग में परिवर्तित हो जाता। दैट्स ऑल, परिभाषा खत्म। कठिन है क्या परिभाषा? परिभाषा लिख लेते हैं फिर वेरिएशन समझाते हैं। चलो लिखो। फटाफट करो, बोले। देखो, लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की एनोडीकरण क्रिया। लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की एनोडीकरण क्रिया। लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की एनोडीकरण क्रिया जिसमें जिसमें आयरन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर जिसमें आयरन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर फेरस आयन बनाता है। दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर फेरस आयन बनाता है। फेरस आयन बनाता है। हो गया? खड़े हो भाई। आयरन के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को आयरन के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को आयरन के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जल ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस तथा जल ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस तथा जल ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस तथा हाइड्रोक्सी आयन बनाता है। हाइड्रोक्सी आयन बनाता है। हो गया अच्छा? हाइड्रोक्सी आयन बनाता है। फेरस आयन हाइड्रोक्सी आयन से संयोग करके फेरस आयन हाइड्रोक्सी आयन से संयोग करके हाइड्रोक्सी आयन फेरस आयन हाइड्रोक्सी आयन से संयोग करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है। फेरस आयन हाइड्रोक्सी आयन से संयोग करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है। फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है। हो गया? संयोग करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है। कितनी बार बोले? और यहां पर भी देख सकते हो भैया दिमाग लगाकर। हो गया? जो अच्छा, रंग बताना भूल गए जी, रंग लिखाना उसमें जो नहीं, जिसका लिख दो, रंग पीछे लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। जिसका रंग बादाम का रंग बादाम जैसा, जिसका रंग बादाम जैसा या भूरे रंग का होता है। जिसका रंग बादाम जैसा या भूरे रंग का होता है। भूरे रंग का होता। हो गया भैया? आगे लिखो। फेरस हाइड्रोक्साइड फेरस हाइड्रोक्साइड फेरस हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति में फेरस हाइड्रोक्साइड
ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति में, ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति में फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये फो है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कुछ समय बाद स्वतः ही का मतलब ह पर ई का मंत्रा ही, अब कई बार लिख दोगे ही हो जाएगा, जो स्वतः ही जंग में परिवर्तित हो जाता है, जो स्वतः ही कुछ समय बाद जंग में परिवर्तित हो जाता है, जो स्वतः ही कुछ समय बाद जंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलो रिएक्शन समझो, रिएक्शन बच्चा इधर लुक एट बोर्ड। आयरन है, कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ये एनोड बन गया, यानी जो मुख्य धातु है एनोड बन जाती है, इसलिए इस क्रिया को एनोडीकरण की भी क्रिया कही गई है। इलेक्ट्रॉन त्यागा, फेरस आयन बनाया, इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जो जल की बूंद ऊपर एकत्रित है वो ग्रहण कर लेती है, ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाती है और बना लेती है हाइड्रोक्सी आयन। अब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। जब हम शुद्ध सेल तो पढ़ नहीं रहे, हम शुद्ध सेल अभिक्रिया यहां पर लिखे जोड़कर, जैसे शुद्ध सेल अभिक्रिया नहीं लिखे, एक तरीके से मानो कि हम इसको जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर का इधर रहेगा और इधर Fe2 प्लस 2OH माइनस, तो Fe2 प्लस और 2OH माइनस जुड़ता है, जुड़कर क्या बना लेता है, फेरस हाइड्रोक्साइड। कुछ नहीं हुआ, हमने जोड़ दिया, ये 2 है, 2OH बन गया प्लस 2, Fe का मामला क्लियर हो गया जी। बैलेंस भी है, बैलेंस करने कोई दिक्कत भी नहीं है। यह जो हल्के बादाम के रंग का होता है, मोबाइल दो भैया, मोबाइल दो, ऑन इंटरनेट, लोहे पर जंग लगना। देखो चित्र दिखाते हैं शुरुआत कैसे हो रही है रस्टिंग की। देखो भैया, ए लड़के इधर देखो ध्यान से, ये लोहा जो पहले खरीदा गया ऐसे था, मान लेते लोहा खरीदते पहले लाओगे तो ऐसे भी दिखता है ना, एक दो तीन दिन रख दो, 2-4 दिनों तक, तो ऐसे रंग का हो जाता है। बस अभी रंग बदला ऊपर, और ये देखोगे तो ऐसे हाथों से जब रगोगे ना तो ब्राउन कलर का हमारे हाथों पर चिपकेगा, हाथों से भी साफ हो जाएगा। ये जो है अभी चूर्ण नहीं है, कैसे नाखून से पकड़ पकड़ के उखाड़ सकते हो, पूरे लोहे को तोड़ सकते हो, अभी भी लोहा मजबूत है। अभी ये फेरस हाइड्रोक्साइड है, लट्ठा नहीं लग रहा है ना, हाँ तो लट्ठा है, समझ लो, बता तुम्हारे लिए। तो ये फेरस हाइड्रोक्साइड है। अगर अब इसे बचाना है तो क्या किया जा सकता है, इस पर जंग के बचाव के उपाय करेंगे, इस पर पेंट वगैरह करेंगे, तेल ग्रीस जो भी करना होगा लगा सकते हैं। लेकिन अगर न किया जाए तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये बदलेगा, कुछ खतरनाक जंग के रूप धारण कर लेगा। अब वो जो होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, और फेरिक हाइड्रोक्साइड हमने बनाया, क्या बना लेता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब ये नहीं कि फेरिक और जंग में ज्यादा का अंतर नहीं है, फेरिक हाइड्रोक्साइड और जंग में ज्यादा का अंतर नहीं। फेरिक हाइड्रोक्साइड बनने के बाद कब ये जंग में परिवर्तित हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और देखो जंग में बदलने का मतलब ऐसा हो जाएगा। ये देख पा रहे हो ना, ये लोहे को पकड़ पकड़ के आसानी से उखाड़ सकते हो हाथों से भी, ये पूरा जंग में बदल चुका है। फेरिक हाइड्रोक्साइड से Fe2O3 इंटू XH2O, X मतलब जल की कणों की संख्या। अब इस पर एक हथौड़ा मारोगे पूरी ये लोहा झड़ जाएगा, चूर्ण के रूप में पूरा टूट जाएगा, हाथों से भी पकड़ के मोड़ सकते हो। तो इस प्रकार का हो जाता है, यही है फेरिक हाइड्रोक्साइड या जंग, Fe2O3। मामला समझ में आया? तो यह बनाता है Fe2O3 सॉरी FeOH का होल का ट्वाइस O2 और जल संयोग करके क्या बना लेता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। बैलेंस करने के लिए 4 और 4 लगा दिया गया, 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। अब इससे ये जो बना, अब इसको बैलेंस नहीं कर सकते ना, क्योंकि जल के कणों की संख्या निश्चित नहीं है,
इसके कणों की संख्या निश्चित नहीं रहेगी, तो जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से जल के कणों की संख्या बनेगी। मामला क्लियर हुआ? चलो रिएक्शन डालो फटाफट। चित्र तो बना ही नहीं होगा उस दिन का। ये भैया अब बात आएगी, देखो हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा देता है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई लड़का पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली होगी, ठीक है। तो कोई अगर आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली होगी, कोई टीचर की तैयारी कर रहा है उसको प्रेरणा कहीं से कहीं मिली होगी। तो उसी प्रकार से लोहे को भी कोई ना कोई प्रेरित किया जंग के लिए। जैसे मौखिक रूप से दो व्यक्ति में झगड़ा चल रहा था, तब तक तीसरे ने कहा मार 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 मार, प्रेरित कर दिया, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से लोहे को भी जंग पकड़ने के लिए कोई ना कोई प्रेरित करता है, ठीक है ना। तो लिखो हेडिंग, संक्षारण को प्रेरित करने वाले कारक। हेडिंग है संक्षारण को प्रेरित करने वाले कारक। आराम आराम से लिखे, तो उतनी भी खराब राइटिंग नहीं है लग रहा है हमारी। संक्षारण को प्रेरित करने वाले कारक, ठीक है ना भैया। और संचार कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो संचारण के लिए धातुओं को प्रेरित कर रहा है, ठीक है। चलो भैया पहला नंबर लिखो, धातुओं की क्रियाशीलता। धातुओं की क्रियाशीलता, हो गया भैया। धातुओं की क्रियाशीलता तो क्या कर सकते हैं हम लोग लल्ला? देखो एक बात बताना, जितना तेजी से लोहा संचारित होता है क्या उतने तेजी से सोना संचारित होता है? अगर ऐसे ही लोहा के जैसे सोना मूर्छा पकड़ लेता तब तो फिर तुम वो पहन ही नहीं पाते। तब कहते लोहा सोना के बजाय सिकड़ लोहा तो लटका ले बड्डे बड्डे, ठीक है ना। लोहा ही लाद कर घूमते, पूरा लोहा का टीना का यही सब रहता। लेकिन अच्छी बात है कि लोहा जल्दी मूर्छा नहीं पकड़ता। तो क्या लोहा, अरे हाँ सोना, सॉरी सॉरी भारी मिस्टेक ठीक है, सोना जल्द मूर्छा। तो इसका क्या मतलब कि क्या सोने पर जंग नहीं लगता? लगता है। चांदी पर भी जंग लगता है, ठीक है ना। सभी धातुओं पर जंग लगता है, लेकिन बात क्या है? बात है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इस चित्र का तो कोई काम नहीं है, मिटा देते हैं। पता तो है, हमें पता है कि तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें पता है या सबको थोड़ी ना पता है। चलो भैया देखते हैं। ली क बा सर का ना मंग अल मन जन कर के थे कब को नी सन ले ऊपर पटना आगरा हंगरी कु पब। यही है ना भैया? जरा गौर करो, लोहा यहां पर है और सोना सबसे नीचे है। धातुओं में, धातुओं में सोना सबसे कहां है? नीचे। हमने बोला है कई बार जब विद्युत रसायन श्रेणी पढ़ा है, हमने कहा था कि ऊपर वाला अत्यधिक क्रियाशील और नीचे वाले कम क्रियाशील होते हैं ना। ऊपर वाला नीचे वाले को जब चाहे तब भगा सकता है, तो बड़ी खुश हो रहे थे कि हम ऊपर हैं तो जब चाहे तब इनको भगा सकते हैं। लेकिन भैया हर एक बेनिफिट के कुछ ना कुछ उस नुकसान भी तो है। नुकसान यही है, ये क्रियाशीलता में तो तेज है, लेकिन संचारण की भी प्रक्रिया में क्या है? तेजी। जल्द से खत्म हो जाएगा, ये जल्द खत्म होने वाला नहीं है। देखो कॉपर, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, कॉपर। कॉपर के वायरस में क्या जल्दी जंग पकड़ता है क्या? कॉपर के वायर में नहीं पकड़ता। लेड का, टीन का, ये सारी चीजें अत्यधिक क्रियाशील है ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो अब बात आएगी सर जी, तो इन पर जंग पकड़ता तो ये कैसे दिखते हैं? इस पर तो पपड़ी नहीं कचती है जैसे लोहे को कचती है। ये रंग मटमैले हो जाते हैं, इनके रंग यानी ये चमक खो देते हैं अपने। अगर सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर पर यदि जंग पकड़ा तो अपनी चमक खो देते हैं। ये सारे के सारे काले रंग के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? काले रंग के हो जाते हैं, काले पड़ने लगते हैं। तो कहते ले के सोनार के पास धुलवाना पड़ेगा, सोना चांदी होता है ना, जब कलर ले आकर धुलवाना पड़ता है
तो हालांकि वो जो पकड़ा है ना AU2O3 इंटू XH2O, लोहे का सोने का जंग है। अब हम जब धुलवाने लेके जाते हैं तो सोने का वजन क्या होता है लल्ला? कम होना तो तय है। इसी सोने के जंग को एकत्रित करके वह सोनार, अब ये नहीं कि तुम्हारे से एकत्रित करके 10 ग्राम सोना निकाल लेगा, हजारों ग्राहकों का वो सोना धुलेगा तब जाकर इसको 5 या 2-4-5 ग्राम उसको सोना उसमें मिलेगा। तो यह जो जंग है इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, शुद्ध करेगा, अशुद्ध करके उसमें से क्या निकाल लेगा? गोल्ड निकाल लेगा। तो 2-4-5 ग्राम का उसका फायदा हो जाएगा अगर हजारों लोगों का सोना अगर उसने धुला है तो। इस जंग से, केवल मैल से। ये मैल हमको देखने में लग रही मैल है, लेकिन ये किसका मैल है? सोने का। तो सोना उसमें से जो गंदगी है उसको अलग कर देंगे तो शुद्ध क्या बचेगा हमारे पास? सोना। तो प्योर सोना उसके पास मिल जाता है। ठीक है ना। और एक बात बताते हैं, पहला तो कारण हम बता रहे हैं धातुओं की क्रियाशीलता। तो क्या कहेंगे? अत्यधिक क्रियाशील धातुएं बहुत ही तेजी से संचारित होती हैं, जबकि कम क्रियाशील धातुएं मंद गति से क्या होती हैं? संचारित होती हैं। लिखो भैया, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं बहुत तीव्र गति से संचारित होती हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं बहुत ही तीव्र गति से संचारित होती हैं, बहुत ही तीव्र गति से संचारित होती हैं, जबकि कम क्रियाशील धातुएं, कम क्रियाशील धातुएं बहुत ही मंद गति से संचारित होती हैं, जबकि कम क्रियाशील धातुएं बहुत ही मंद गति से, बहुत ही मंद गति से संचारित होती हैं। हरे राम, बहुत ही मंद गति से क्या होती हैं? संचारित होती। क्लियर हुआ चंडालों? कोई दिक्कत? दूसरा नंबर, धातु में उपस्थित अशुद्धि। धातु में उपस्थित अशुद्धि। क्या लगता है कि तुम्हें हर एक चीज प्योर मिलती है क्या? सोना प्योर 24 कैरेट गोल्ड खरीदते हो? नहीं। 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, ठीक है, 24 कैरेट पूरा प्योर है। लोहा क्या हमें पूरा शुद्ध मिलता है? नहीं, उसमें भी मिलावट है। 3 कर दो उसमें भी मिलावट है। हर एक मेटल्स में कोई ना कोई मिलावटी चीजें मिलाई गई है। और मिलावट में क्या मिलाई गई है? तो उस धातु से कम क्रियाशील, अशुद्धिक रूप में, ये नहीं कि कोई धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर मिला दिया गया। अशुद्धिक रूप में उसमें कम क्रियाशील धातु ही मिलाई गई है जो उससे कम क्रियाशील है। अब जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में क्या मिला सकता है? जिंक मिला सकता है, लोहा मिला सकता है, ये अशुद्धिक रूप में मिला देगा इससे कम। अब ये नहीं कि एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम मिला देगा, गड़बड़ हो जाएगा फिर मामला। तो अगर कम क्रियाशील धातु नहीं मिलाई जाती, अशुद्ध धातु नहीं होती, तो धातुओं का संचारण नहीं होता या बहुत लंबे समय बाद बहुत मंद गति से होता। तो धातुओं को संचारित होने के लिए प्रेरित कौन करता है? उसमें अशुद्धि के रूप में मिलाई गई कम क्रियाशील धातु। अगर ये न मिलाई जाती कि प्योर एफी होता तो जंग पकड़ने में बहुत लंबा समय लगता। ठीक है ना। चलो लिखो, धातुओं में उपस्थित, धातुओं में उपस्थित, धातुओं में उपस्थित अशुद्धि के रूप में, धातुओं में उपस्थित अशुद्धि के रूप में, धातुओं में उपस्थित अशुद्धि के रूप में कम क्रियाशील, कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु संचारण को प्रेरित करती हैं, संचारण को प्रेरित करती हैं। चलो अच्छा, संचारण को क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। क्लियर हुआ? चलो जी,
आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बात अगले